नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं। अब कुछ डिफरेंट चीज आज हम अपने शो पे डिस्कस करेंगे, जिससे क्या हम हिप्नोटाइसिस होता क्या, हिप्नोटाइज का आपने सुना होगा, लोग दूसरों को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, उनका दिमाग जो है अपने काबू में कर लेते हैं। इसका मुस्बत इस्तेमाल कैसे है, क्या इससे बीमारियों को ट्रीट किया जा सकता है? आजकल हमारे जो जनरेशन है, हमारी जो सोसाइटी, उसमें हमने देखा है कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, दूसरों से डिस्कस नहीं करते बहुत सी चीजें। क्या हिप्नोसिस से आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं? क्या इसका जंगी इस्तेमाल भी हो सकता है? ये बहुत एक डिफरेंट सी चीज है जो आज मैं खुद भी सीखना चाहूंगी और इसके बारे में जानना चाहूंगी कि वाकई ही दूसरों के दिमाग पे काबू पाया जा सकता है, ये किस तरह से पॉसिबल है, क्या ये एक इल्म है? वैसे तो देखा जाए आम अल्फाज में अगर किसी शख्स को बताया जाए तो वो कहेंगे क्या ये कोई जादू है? क्या जादू के थ्रू आप किसी को हिप्नोटाइज करके उनसे उनकी बातें पूछ सकते हैं या उनको ट्रीट कर सकते हैं? आज हम हिप्नोसिस के हवाले से बात करेंगे और ये इल्म कैसे सीखा जा सकता है। इसको मैं इल्म इसलिए कह रही हूं क्योंकि किसी इल्म से कम नहीं है कि अगर आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं या आप किसी की प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं या किसी के दिमाग को काबू में कर लें तो ऑफकोर्स ये एक इल्म ही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान डॉक्टर आरिफ सदीकी मौजूद हैं, जो हिप्नोसिस ट्रेनर है, NLP कोच भी है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब आज एक बड़ी मुख्तलिफ सा टॉपिक मेरे शो में डिस्कस होने जा रहा है, जिसको मैं खुद भी जानना चाहूंगी, सीखना भी चाहूंगी कि कैसे पॉसिबल है आज के दौर में, क्या वाकई ही दूसरों के दिमाग पे काबू पाया जा सकता है? बेसिकली है क्या हिप्नोसिस, है क्या, अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो? देखिए, आपने इतना लंबा इंट्रो दिया, इतना जबरदस्त सवाल, आपने एक सवाल में कई सवाल पूछ लिए, तो कोशिश करता हूं कि स्टेप बाय स्टेप सारों को एड्रेस कर लिया जाए। जी, सबसे पहले यह कि हिप्नोसिस है क्या। तो हिप्नोसिस की अगर वन सेंटेंस वन लाइन डेफिनेशन है तो वो है अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड को हिप्नोसिस कहते हैं। इस वक्त आप जिस मेंटल स्टेट में मौजूद हैं, अगर इसे स्विच कर दिया जाए, किसी ऐसी स्टेट में ले जाया जाए जो मैं चाहता हूं, तो दैट इज हिप्नोसिस। अच्छा, इसमें आप मौजूदा स्टेट से एक दूसरी स्टेट में, एक दूसरी कैफियत में चले जाते हैं। क्या कुछ वक्त के लिए? जी, कुछ वक्त के लिए या जितनी देर तक आप चाहते हैं। कुछ चीजें लॉन्ग लास्टिंग हैं, कुछ चीजें शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। डिपेंड करता है किस लिए दूसरों को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। जैसा आपने भी मिसाल दी, आपने इंट्रो में बताया कि टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस है। तो देखिए, इन तमाम चीजों का ताल्लुक आपकी मेंटल हेल्थ के साथ है, आपकी मेंटल स्टेट के साथ है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब मेंटल स्टेट्स हैं। हिप्नोसिस के जरिए इन मेंटल स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है, स्विच किया जा सकता है। आपको विद इन मिनट्स और समटाइम्स विद इन सेकेंड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब आप डिप्रेस्ड हैं, चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद, चंद मिनट की ट्रीटमेंट के बाद अगर आपका डिप्रेशन उस वक्त खत्म हो जाए, इसका मतलब है कि आप उस प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से दीगर बीमारियां जो ज़हनी नहीं है, जिस्मानी भी हैं, मगर उनका ताल्लुक भी ज़हन से है। मिसाल के जिसे हम यहाँ पे हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस कहते हैं, अगर वेस्ट में जाए तो इसे हिप्नोथेरेपी कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। वहां हिप्नोटिस्ट को हिप्नोथेरेपिस्ट कहा जाता है। ठीक है। वहां डेंटिस्ट, डॉक्टर्स इस इल्म को पेनलेस डिलीवरी के लिए या पेनलेस ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेट। बजाय इसके कि वो लोगों को एनेस्थीसिया देके बेहोश करें या उनसे सुन करें किसी खास उज़्व को, वो उन्हें खास तरह के सजेशंस देते हैं, उनके जहन पर एक खास तरह की कैफियत तारी करते हैं, जिसके नतीजे में वो दर्द के एहसास से मावरा हो जाते हैं। अच्छा। एनेस्थीसिया भी नहीं देना पड़ता और काम भी हो जाता है। ये भी इसका एक पॉजिटिव यूज है, आम बीमारियों के हवाले से भी देखा जाए तो। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनको भी ये सिखाया जा सकता है, बल्कि वेस्ट में जैसे आपने जिक्र किया कि काम किया जा रहा है, इसकी डिग्री है जिसे हिप्नोथेरेपिस्ट कहते हैं। अच्छा, जबरदस्त, एक थेरेपी के तौर पे काम कर रहे होते हैं ये ट्रेनर। डॉक्टर साहब किन असूलों पे काम कर रहे होते हैं, अगर मैं समझना चाहूँ? देखने वाले भी ऑफ कोर्स पूछना चाहेंगे कि एक मैजिक ही है तो कैसे, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल ना, अभी आप और मैं बात करें, हम गुफ्तगू करें, मैं आपसे पूछ रही हूँ कैसे मेरे दिमाग को आप काबू कर सकते हैं, किस तरह से मुझे इस स्टेज से निकाल के दूसरे स्टेज पे लेके जा सकते हैं? इसमें ना बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं इसके बारे में। एक तो जैसा आपने कहा कि जादू है, तो जो चीज नजर ना आए, जो चीज समझ ना आए, हम उसे मावराई समझ लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जो चीज मेरी समझ से बालातर है, मैं समझता हूँ कि शायद ये सुपरनैचुरल है, हालांकि वो मेरी अकल से बालातर है, नेचर से बालातर नहीं है। बिल्कुल सेम गोज विद हिप्नोसिस। अच्छा, ठीक है। हिप्नोसिस जिन बुनियादी प्रिंसिपल्स पे काम करता है वो इंसानी साइकोलॉजी के मुताबिक है। मिसाल के तौर पर ग्रीड, खौफ, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन और नर्वस सिस्टम पर अगर आपकी जर्ब लगाई जाए तो आप उस वक्त कॉन्शियस स्टेट से अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है। जब आप किसी को लालच देते हैं बहुत ज्यादा, उसकी सोचने समझने की कैफियत आपने देखा है कि वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो लालच में आ जाता है, लालच के फंदे में फंस जाता है। बहुत ज्यादा खौफ में आपने देखा होगा कि लोग सही फैसला करने की कुव्वत जो है खो बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा है। इसी तरह कोई शौक ऐसा पहुंचता है, आपने देखा एक्सीडेंट हुआ,
जब बंदा वो गाड़ी से बाहर निकलता है उसे चोट कोई नहीं लगी होती, मगर वो खौफ या नर्वस सिस्टम पे ऐसा झटका लगा होता है कि वो सही कदम नहीं उठा पा रहा होता, सही अल्फाज नहीं निकल पा रहे होते, हाँ, बता नहीं पा रहा होता। तो ये तो है एक्सीडेंटली ऐसे वाकयात होते हैं। हम हिप्नोसिस करने वाले हिप्नोटिस्ट या हिप्नोथेरेपिस्ट अपने वर्ड्स के जरिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए, अपने गेस्चर्स के जरिए, अपने ब्रीदिंग पैटर्न के जरिए दूसरे के अंदर ऐसी कैफियत विलिंगली अपनी मर्जी से पैदा कर देते हैं। ठीक है। उसके नतीजे में उसकी सोचने समझने की सलाहियत जब माउफ हो जाती है तो हमारे जो सुजेशंस हैं, जो हमारी हदायत हैं, वो इन्हें बिला किसी रद्दोकद के कबूल कर लेता है। अच्छा। यूं कह लें कि क्रिटिकल फिल्टर्स डाउन हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे आपको, आपके मीडिया, आपकी टीवी से मुतल्लिका इंतहाई जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम चल रहा है, आपका ड्रामा चल रहा है या आपका शो चल रहा है और लोग उसमें खोए हुए हैं, इस हद तक खोए हुए हैं कि वो आसपास से बिल्कुल बेनियाज हो जाते हैं। फोन की बेल बज रही है, उन्हें अंदाजा नहीं हो रहा, बाहर से अम्मी अबू भाई ने आवाज दी है, वो सुनाई नहीं दी, वो उसमें मुकम्मल खोए हुए हैं। उस वक्त उनके क्रिटिकल फिल्टर्स डाउन हुए होते हैं जी। ठीक है। क्रिटिकल फिल्टर्स डाउन हुए होते हैं और एन उस वक्त ब्रेक आती है और एक खातून आके कहती है मेरे हुस्न का राज, या एक मर्द कहता है कि वो मेरे स्टेमिना का राज, जो भी है। हाँ। उस वक्त क्रिटिकल फिल्टर्स डाउन हुए होते हैं। उस वक्त जो सजेशन स्क्रीन से दिया जाता है वो बगैर किसी तनकीद की आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इज अ साइंस ऑफ अरेस्टिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस अनलेस यू गेट मनी फ्रॉम देम। ठीक है। तो इसके लिए हिप्नोसिस की टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा आपसे, जो कि मैं खुद भी पूछना चाहती हूँ। जैसे आप देखा कुछ वक्त के लिए एक फेज से दूसरे फेज में ले जा सकते हैं हिप्नोटाइज करके, हिप्नोसिस के एक ये जो एक रूल है उसके मुताबिक। आप फॉर एग्जांपल, अभी मैं डिप्रेस हूं, मैं स्ट्रेस में हूं, डिप्रेशन में हूं, आप मुझसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, हमारी कन्वर्सेशन होती है, मैं कुछ सेकंड के लिए एक फेज से निकल के दूसरे फेज में आ जाती हूँ, जहां पे मुझे कंप्लेंट्स है वहां पे मैं शुक्र अदा करना शुरू कर देती हूँ विद इन सेकंड, आपकी कन्वर्सेशन से, आपकी गुफ्तगू से, आपकी काउंसलिंग से। इसी तरह से अगर मैं डिप्रेशन में हूं, अगर मैं अच्छी मौसीकी सुन लेती हूं तो कुछ वक्त के लिए मैं अपना डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी, अपना स्ट्रेस भूल जाती हूं। अगर मौसीकी से, दोस्तों से गुफ्तगू करने से, अच्छी ड्राइव पे जाने से भी यही काम हो रहा है, तो हिप्नोसिस किस तरह से लॉन्ग टर्म काम कर सकता है? मतलब एक ही काम दो चीजों से हो रहा है ना? बिल्कुल। म्यूजिक करते हुए भी आपने देखा होगा, आप लोग कई दफा खो जाते हैं, आसपास से बेखबर हो जाते हैं, वो भी एक अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ड्रग्स भी इसीलिए लेते हैं कि वो इन हालात से बेनियाज होना चाहते हैं और वो ड्रग्स जो है उन्हें अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में ले जाती हैं। मगर म्यूजिक में इन सब चीजों में फर्क ये है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि कौन सा म्यूजिक आपको लेके जाएगा, कौन सा नहीं लेके जाएगा, कितनी देर तक रखेगा और उस प्रॉब्लम को ट्रीट भी करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। हिप्नोसिस में क्या करते हैं कि आपको अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में ले जाके वो प्रॉब्लम जहां पर जन्म ली थी, उस प्रॉब्लम ने जहां जन्म लिया था उसे चेंज कर देते हैं। उसकी पोजीशन नहीं होता, ये परमानेंट ट्रीट कर रहे होते हैं। परमानेंटली भी। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपके सामने आपके घरों में बेशुमार कबर्ड्स हैं, हाँ जी, बेशुमार ड्राज हैं। हाँ जी। आपने प्लान किया हुआ है कि इस ड्रा में बिल रखने हैं, इस ड्रा में ज्वेलरी रखनी है, इस ड्रा में कीज रखनी है, प्लान किया हुआ है आपने। हाँ जी। इसी तरह आपके दिमाग में भी बहुत सारे ड्राज हैं, नफरत का, मोहब्बत का, खौफ का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, बेशुमार ड्राज हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने वो खाने में रखा हुआ है कि डिप्रेशन वाले खाने में ये वाली चीज है, हाँ जी, एक्साइटमेंट वाले खाने में ये चीज है। हम आपको उस खास कैफियत में ले जाके अगर सिर्फ उन खानों में मौजूद चीजों को स्विच कर दें कि वो जो डिप्रेशन वाले खाने में आपने जो खास इवेंट रखा हुआ है, मैं उसे वहां से उठा के दूसरे खाने में रख दूं, तो आइंदा से वो इवेंट आपको डिप्रेशन में ले जाने का मूजिब नहीं बनेगा। दिस जस्ट वन काइंड ऑफ दैट। इस तरह की बेशुमार ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिनके जरिए, ऐसी थेरेपी की टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप उस डिप्रेशन या एंजाइटी की शिद्दत को हमेशा के लिए कम कर सकते हैं। वाकया वहां मौजूद रहेगा, जो हो चुका वो तो हो चुका, हाँ जी, चेंज दैट, मगर उसकी आउटकम, उसका रिजल्ट जिसके नतीजे में आप अपनी मेंटल हेल्थ से हाथ धो रहे हैं मुसलसल, हम उसे तो चेंज कर सकते हैं ना। तो हिप्नोसिस डज दैट। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या हर शख्स को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? जी, वो कहते हैं कि हर वो आदमी जिसका आईक्यू लेवल +70 हो, यानी वो नॉर्मल हो, उसे हिप्नोटाइज किया जा सकता है। जो बिलो 70 हो, एब नॉर्मल हो, उसे नहीं। उसकी वजह यह है कि हम ट्रीट तो नॉर्मल आदमी से कर रहे हैं, ह्यूमन माइंड से कर रहे हैं। हाँ। जिसका माइंड उसके कंट्रोल में है। एक मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं कि जिसकी कुव्वत इरादी मजबूत होगी उसे हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। ये एक आम कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एबनॉर्मल शख्स को हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता, हर वो शख्स जो नॉर्मल है उसे अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में ले जाया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कितने लेवल पर, कोई लाइट ट्रांस में जाएंगे, कोई मीडियम ट्रांस में जाएंगे, कोई डीप ट्रांस में जाएंगे, इसका फर्क आ सकता है। क्योंकि हम रोजाना कई मर्तबा टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हिप्नोटाइज हो रहे होते हैं। जैसा आपने भी म्यूजिक की बात की, हम म्यूजिक सुनते हुए अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर सुजेस्टिबिलिटी है, हम सजेशंस को कबूल करते हैं, हम उनके नतीजे में अपने फैसलों को तब्दील करते हैं।
तो ये नॉर्मल बात है। अच्छा, इट्स नॉर्मल। अच्छा डॉक्टर साहब, हिप्नोटाइज, हाँ जी, सॉरी, उसके जरिए क्या क्या फायदे हासिल किए जा सकते हैं? ये तो हमने एक दो चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कस किया है कि अच्छा जी इससे आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा और क्या फायदे हैं? अगर हम बच्चों से स्टार्ट कर लें तो सबसे पहले बच्चों के फोकस को, उनकी कंसंट्रेशन को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है। उनके दिमाग को एक खास सिमत में इर्तिकाज करना सिखाया जा सकता है और वो सारी जिंदगी सीखी हुई चीजें उनके काम आती हैं। उसके बाद जब आप बड़े होते हैं, एजुकेशन से अगले स्टेप पर जब आप आते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके लिए जिस तरह का फोकस्ड माइंड चाहिए होता है, वन पॉइंटेडनेस चाहिए होती है, हिप्नोसिस उसमें आपको हेल्प करती है। फिर रिलेशनशिप बिल्डिंग में आप देख लें या बिजनेस रिलेशनशिप में आप देखें, आपको दूसरे आदमी के माइंडसेट को समझना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि सामने वाला आदमी किस एंगल से, किस पॉइंट से ये बात कर रहा है। तो अगर आपको उन चीजों को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे, आप उसके अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो आप रिस्पॉन्ड भी सही नहीं करेंगे। तो यूं समझें कि बिल्कुल आगाज से लेकर, टीन एज से लेकर एंड तक आप इन टेक्निक्स को पब्लिक रिलेशनिंग के लिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, फोकस ऑफ माइंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब थोड़ा इसके हवाले से, इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बताएंगे क्या, किस तरह से इसकी आप ट्रीट कर रहे होते हैं, सेशन कितने होते हैं और किस तरह से आप इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आया इसको कैसे ट्रीट किया जाए, इस शख्स को किसकी जरूरत होती है? क्योंकि समटाइम हमें नहीं पता होता ना कि हम एंजाइटी में, हमें बैक ऑफ द माइंड हमारी कुछ चीजें चल रही है, लेकिन हम कह रहे होते हैं पता नहीं मैं क्यों पैनिक हो रही, मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। ऐसी कोई टेंशन भी नहीं है। अक्सर आप जब किसी से बात करते हैं तो ऐसी तो कोई टेंशन नहीं है। तो किस तरह से आप लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आया इसको जरूरत है इसकी थेरेपी की? इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए इंटरव्यू होता है जब हम क्लाइंट से बात करते हैं। लेकिन अच्छा। जो आम रेगुलर साइकोलॉजी है हमारी, उसमें और हिप्नोसिस या एनएलपी भी, आपने तारुफ मेरा एनएलपी भी बताया था, एनएलपी स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनएलपी कहते हैं इनडायरेक्ट हिप्नोसिस को, कि दूसरे आदमी को पता नहीं होता कि मुझे हिप्नोटाइज किया जा रहा है। अच्छा, ठीक अगर है। आप इनडायरेक्टली उसके माइंड तक एक्सेस लेके अपने काम ले रहे होते हैं, दैट इज एनएलपी। हिप्नोसिस और एनएलपी का रेगुलर साइकोलॉजी से प्लस पॉइंट ये है कि अगर एक सेशन, एक बीमारी रेगुलर साइकोलॉजी 10, 15 या 20 सेशंस में करती है, तो हिप्नोसिस के जरिए या एनएलपी के जरिए उससे कोई निसफ से भी कम वक्त में, यूं समझे कि 20% टाइम में रिजल्ट लिया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि हिप्नोसिस या एनएलपी हम उसकी डीप में जाने की, क्यों पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, कि जानने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ मसले को पकड़ते हैं और मसले को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। ठीक है। मसला क्यों पैदा हुआ, वजूहात क्या थी, आसपास क्या था, हम इस पे नहीं पढ़ते। एग्जांपल देता हूं, इसकी दो टेक्निक्स हैं, एक है एज रिग्रेशन, एक है एज प्रोग्रेशन। ठीक है। एज रिग्रेशन, आपने टाइम ट्रेवल का सुना होगा जी। तो ये एक किस्म का टाइम ट्रेवल है कि आप उसे उसके पास्ट में, इवन जब वो अपने मां के पेट में था उस वक्त तक उसे ले जाते हैं। उसकी मेमोरी उस वक्त की चीजों को भी स्टोर किए हुए होती है। आप वहां से उसका जायजा लेना शुरू करते हैं कि ये कहां से इसके अंदर ये प्रॉब्लम जन्म ली। जब वो प्रॉब्लम सामने आती है तो जैसा मैंने बताया कि एक एग्जांपल ये है कि आप उसकी जगह उठा के चेंज कर देते हैं। दूसरा, उसका एंगल देखने का चेंज कर देते हैं कि उस वक्त उस खास सिचुएशन को उसने कैसे देखा। एग्जांपल देता हूं आपको, बच्चे में खौफ कैसे जन्म लेता है जी। छोटा सा बच्चा है, 8-9 साल का, 7 साल का, वो बैठा हुआ है, उसके हाथ के ऊपर एक मकड़ी आ जाती है। मकड़ी आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही है उसके हाथ पे, बच्चा बड़ा एंजॉय कर रहा है, कितनी मजे की फीलिंग है, गुदगुदी हो रही है, बड़ा एंजॉय कर रहा है। बिल्कुल। यकदम उसकी मां देखती है और वो एक चीख मारती है जोर से, और उसके बाद झुपाटा मार के हाथ से वो पीछे कर देती है, पीछे कर देती है। हाँ। अब बच्चे ने सीखा कि जब मकड़ी मेरे हाथ पर आए तो मैंने एंजॉय नहीं करना, मैंने डरना है। खौफजदा होने की बात है, ये एक्साइटमेंट की बात नहीं है, डरने की बात है। अब सारी जिंदगी के लिए उसके अंदर वो डर बैठ गया। ठीक है ना। अच्छा, अगर उस टाइम में हम एज रिग्रेशन के जरिए बच्चे के उस एज टाइम में चले जाएं और जब वो उसे एंजॉय कर रहा था और मां ने जो उसमें मुदाखलत की थी, हम उसे रिफ्रेम कर दें, हम उसे बताएं कि मां ने इसलिए कुछ किया कि मां को इसका अंदाजा नहीं था कि ये एक बेजरर जानवर है। एक्चुअली इसे एंजॉय किया जा सकता है, तुम बड़े हो, तुम इसे मार भी सकते हो, इस पे काबू भी पा सकते हो, ये तुम पर काबू नहीं पा सकता। हम उसके जहन में जब ये चीज चेंज कर देंगे, ठीक है, यकीनी तौर पर आउटपुट चेंज हो जाएगी। यहां मैं आपको दिलचस्प वाकया सुनाना चाहता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मुझे याद आया है। मेरे पास एक साहब आए जिनकी एज गालिबन कोई 40 साल या इससे ज्यादा होगी। उन्होंने बड़ी बहादुरी से आके मेरे सामने इतराफ किया कि डॉक्टर साहब, मैं अच्छा खाता पीता आदमी हूं, मगर इसके बावजूद मैं बददियानत हूं, मैं जानबूझ के झूठ बोलता हूं, मैं जानबूझ के बददियानती करता हूं, मैं जानबूझ के धोखों को धोखा देता हूं, मुझे अफसोस होता है बाद में धोखा क्यों दिया, तो मुझे बताएं कि ये क्यों हो रहा है। खैर, उसे ट्रांस में लेके गए, एज रिग्रेशन का अमल शुरू किया। और मजे की बात है कि हैरान कुन बात कि जब मैं उन्हें उनकी 9th क्लास में लेके गया, जब वो 9th क्लास में पढ़ते थे, तो उस वक्त उनकी बेईमानी या बददियानती की बुनियाद रखी गई। अब आप हैरान होकर पूछेंगी वो कैसे? उसकी बुनियाद एक स्टोरी है जो मैंने और आपने बचपन में पढ़ी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल।
टीचर ने पढ़ाया, क्लास में पढ़ाया गया, सिलेबस में पढ़ाया गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ। हमने हमेशा से यही सीखा कि पॉजिटिव रिजल्ट लिया जाएगा। उस आदमी ने इसे कैसे इंटरप्रेट किया, जब मैंने उसे जांचा तो पता चला कि पहली बात उसने कहा कि इसमें डिग्री इस्तेमाल की गई है, गुड, बेटर, बेस्ट। इसका मतलब है कि इफ ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, तो किसी जगह पर अगर ये बेस्ट पॉलिसी नहीं चल रही तो सेकंड बेस्ट पॉलिसी इस्तेमाल की जा सकती है, विच इज डिसऑनेस्टी। नंबर 1। नंबर 2, ऑनेस्टी इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, नॉट अ मैटर ऑफ वैल्यूज। अब वो 9th क्लास का बच्चा अक्लमंद था, बाशऊर था, वो डिफरेंट तरीके से सोचने पर कादिर था। उसने इस कहानी से कि 2 ऐसे सबक लिए जो इंग्लिश का प्रोफेसर भी नहीं ले सका। अब देखें, क्या ऑनेस्टी मैटर ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए या मैटर ऑफ वैल्यूज होना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? मैटर ऑफ वैल्यूज होना चाहिए ना, लेकिन पढ़ाया गया कि ये पॉलिसी है। पॉलिसी है। अच्छा, अब वो कहता है, यानी उसके दिमाग से निकला, उसने ये कहानी पढ़ी, घर आया तो उसके अब्बू जान और चचा जान आपस में बात कर रहे थे, पाकिस्तान में ईमानदारी से कोई काम नहीं हो सकता, पाकिस्तान में ईमानदार आदमी का आगे जाना करप्शन है, ये है, पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता। हाँ। हमने अक्सर घरों में देखा है ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वहां से पढ़ा उसने कि ऑनेस्टी मैटर ऑफ वैल्यूज नहीं, मैटर ऑफ पॉलिसी है, और घर आके पता चला कि ऑनेस्टी की पॉलिसी उसके वालिदैन के बकौल, उसके चचा के बकौल पाकिस्तान में काबिल अमल नहीं है। हाँ। अब डेफिनेटली उसने कामयाब होने के लिए सेकंड बेस्ट पॉलिसी को चूज करने का फैसला किया, विच वाज डिसऑनेस्टी। अब देखिए कैसे जन्म ले रही हैं चीजें दिमाग में। देन आई रीफ्रेम दैट, मैंने एक तो उसमें से ओनली निकाल दिया, सॉरी बेस्ट निकाल दिया, ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी कर दिया। बजाय इसके मैं वैल्यूज में लेके जाऊं, लंबा चौड़ा प्रोसेस करूं, मैंने सिर्फ एक वर्ड को चेंज किया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की बजाय बेस्ट निकाल के ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी कर दिया। और उसके बाद एक ही सेशन के बाद जब भी वो आदमी मुझे मिला, उसने बताया कि इस सेशन का रिजल्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग रहा, और वो आज तक मेरा शुक्रगुजार है कि मेरे 1 घंटे के सेशन ने उसके बड़े मसले से निजात दिला दी। तो प्रोसेस इस तरह से काम करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से, मुझे जितना अंडरस्टैंड कर रही हूं मैं इस टॉपिक को या आपकी बात को, मुझे उससे अंदाजा हो रहा है कि ये बहुत क्विक काम कर रहा है और आज हमारी सोसाइटी में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। क्योंकि जब डिप्रेशन या एंजाइटी होती है, जैसे डॉक्टर्स पे जाते, अगर उनके कंट्रोल में नहीं होती काउंसलिंग से, तो जाहिर है बच्चे आजकल मेडिसिन खाना शुरू हो गए इसकी वजह से। डॉक्टर साहब, इस पे मजीद बात करेंगे कि क्या इसके नेगेटिव इस्तेमाल भी है, और जब आप हिप्नोटाइज करते हैं तो कौन कौन सी परमानेंट आप उनके माइंड में इंजेक्ट कर सकते हैं जो बाद में आपके सेशन के बाद तक उनके दिमाग में रहे। इस हवाले से भी बात करेंगे। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ। आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब मौजूद हैं, जिससे हम सीख रहे हैं किस तरह से दूसरों को हिप्नोटाइज करके उनको ट्रीट किया जा सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी के अलावा और भी बहुत से प्रॉब्लम है। इवन कि उन्होंने कहा कि बच्चों से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों में ही ये चीजें पैदा कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमारे इस तरह एक्शन से, इस तरह से बात करने से बच्चा उस टाइम क्या परसीव कर रहा है, क्या उसके अंदर खौफ पैदा हो रहा है, और ये क्या खौफ बड़े होने तक इसके अंदर मौजूद रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको गौर करने की बड़ी जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, जैसे हिप्नोसिस के प्रोसीजर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उनके सेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ब्रेक से पहले मैंने ये सवाल छोड़ा था कि क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस तरह से माइंड में इंजेक्ट की जाती है जब उस शख्स को, उस खातून को, उस बच्चे को हिप्नोटाइज किया जाता है, ताकि वो उसके दिमाग में परमानेंट रहे और वो ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी है या जो भी उसकी प्रॉब्लम उस वक्त चल रही है, वो उससे परमानेंट निकल आए। इस पे 2 आपने सवाल इसमें पूछे थे। एक तो पूछा था कि इसका नेगेटिव इस्तेमाल, दूसरा जी पूछा ताकत का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इस्तेमाल मुमकिन है। ले लें, मनी का पॉजिटिव इस्तेमाल भी है, असलहा ले लें, नेगेटिव इस्तेमाल भी है, पॉजिटिव अथॉरिटी ले लें, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तो हिप्नोसिस, हिप्नोटिक स्किल्स जो हैं, ये इतनी जबरदस्त पावर है कि डेफिनेटली इसका नेगेटिव इस्तेमाल भी मुमकिन है और इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी मुमकिन है, मगर इस बुनियाद पर इसे अच्छा या बुरा नहीं करार दिया जा सकता। इसका इस्तेमाल बताता है कि इसे इस्तेमाल करने वाला आदमी अच्छा या बुरा है। ये तो स्किल है, ये अपनी जगह पर कायम है। जी, दूसरा सवाल जो आपने पूछा, मुझे दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जब उनको ट्रीट किया जाता है, ये उनके साथ सेशन आपका चल रहा होता है, लॉन्ग लास्टिंग कैसे हो, लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहेगी? उसमें ऐसा है कि इंसानी जहन जो है ये रीइंफोर्समेंट मांगता है। मिसाल के तौर पे हम सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक्स कौन सी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलसल हम टीवी पर उनके एड्स देख रहे होते हैं, मुसलसल अखबारों में देख रहे होते हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं, वो हमें एक मैसेज दे रहे होते हैं कि स्टिल वी आर बेस्ट,
अच्छा, उन्हें मैसेज देना जरूरी है। इसी तरह नमाज हमारे पर फर्ज है, मगर 5 मरतबा हजारा मकामात से दोबारा कॉल आती है, कभी आज नमाज पढ़ लो, ये री-इन्फोर्समेंट है। तो इसी तरह जब हम किसी आदमी को हिप्नोटाइज करते हैं, अगर हम उसे री-इन्फोर्समेंट के लिए साथ कुछ सजेशंस नहीं देते तो वो आर्जी रहेगा। मिसाल के तौर पर हम कई मरतबा जब हिप्नोटाइज करते हैं तो उसे सजेशंस देते हैं जो रूटीन की जिंदगी में उसके साथ चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कि तुम जब भी गाड़ी स्टार्ट करोगे तुम्हें यह बात याद आ जाएगी। अच्छा। वो गाड़ी स्लो चलाना चाहता है ना, वो फास्ट ड्राइव कर रहा है। हम कहते हैं कि जैसे ही तुम सड़क मारोगे तुम्हारे जहन में अपने बच्चों की तस्वीर आ जाएगी। अच्छा, वो अब जैसे ही सड़क मारते बच्चे की तस्वीर आती है, खुद ब खुद तमाम की तमाम चीजें उसे याद आने लग जाती हैं। ये री-इन्फोर्समेंट है। ऐसे मामलात जो रोजाना उसके साथ चल रहे हैं उनके साथ लिंक कर दिया जाता है। वो लिंक करने का नतीजा क्या होता है कि वो हमारा सजेशन बार बार उसके जहन में स्ट्राइक करता है और वो उन पर अमल करता है। इन्हें हम कहते हैं पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस। ठीक है। अगर पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस ट्रांस के बाद ना दिए जाएं तो उसका असर आर्जी रहता है। पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस दिए जाएं तो ये बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग चलता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, हिप्नोसिस के जरिए क्या हम दूसरों के दिल में जो आजकल हम देखते हैं कि हम किसी के साथ कुछ बुरा कर लेते हैं, किसी के साथ दिल आजारी कर लेते हैं और हमें एहसास तक भी नहीं होता, अगर हम किसी के साथ कोई धोखा कर लेते हैं, चाहे वो कारोबार के मामलात हों, अपने वर्क प्लेस में हम अपने काम के साथ सिंसेयर नहीं है, किसी इंसान के साथ सिंसेयर नहीं है, किसी रिलेशनशिप में सिंसेयर नहीं, अपने बहन भाइयों के साथ सिंसेयर नहीं है, और हमें उनके साथ धोखा करते हुए, झूठ बोलते हुए, उनको मन घड़त कहानियां सुनाते हुए, और उसके बावजूद हमें एहसास तक नहीं होता, क्या इसके जरिए हम दूसरों के दिल में ये जो एक संगदिली पैदा हो चुकी होती है, दिल आपके सख्त हो चुके होते हैं और हमें गलत करके भी सही लग रहा होता है, क्या इसको भी ट्रीट किया जा सकता है? जी, इसमें सजेशंस दिए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो बददयानती, झूठ, मकर, फरेब जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो कितना डीप रूटेड है। अच्छा। जैसे मैंने एक मिसाल दी कि मेरे पास एक आदमी आता है, वो कहता है मैं बददयानत हूं, मुझे ठीक करो। अच्छा, वो विलिंग है ठीक करने के लिए, तो हमने उसे ठीक कर दिया। हाँ। अब एक आदमी बददयानत है और वो मान भी नहीं रहा और वो विलिंग भी नहीं है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को आजाद पैदा किया है, इंसान को दोनों राहें दिखाई हैं, कामयाबी की भी, नाकामी की भी, नेकी की भी, बुराई की भी। अगर जबरदस्ती इंसान को सीधे रास्ते पर लाना होता तो पैगंबरों की जरूरत नहीं थी। तो हम इसी इंसान को रास्ता दिखा सकते हैं, उसे गाइड कर सकते हैं, उसके जहन में वो खास तरह की सोचें पैदा कर सकते हैं, मगर आखिरी फैसला करने में वो आजाद होगा, इंडिपेंडेंट फैसला उसी का होगा। अच्छा, मतलब वो खुद से फैसला हम करेगा, गुलाम नहीं बना सकते परमानेंटली। हाँ, मतलब वो नहीं कर सकते, आप उनको बता सकते हैं कि ये चीजें हैं, ऐसे तरीके से बता सकते हैं कि उसका असर ज्यादा हो। अच्छा, ठीक है, ये बता सकते हैं। एटलीस्ट सोचना शुरू कर दे कि अच्छा आया है या नहीं है। वो अपना सेल्फ एनालिसिस करता है, सेल्फ टॉक करता है, उसके जहन में हमारी बताई बातें गूंजती हैं और फिर इस बात के इम्कानात होते हैं कि शायद वो राह रास्त पर आ जाए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, थोड़ा इसके फवाइद के हवाले से भी बताइए, जैसे बेनिफिट्स हैं, क्या क्या हो सकते हैं, और क्या ये तमाम लोगों को ये सेशन लेने चाहिए? क्या अपने डॉक्टर के पास, जो उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, ट्रेनर्स जो होते हैं, उनके पास जाना चाहिए? जैसे हमारे पास काम का स्ट्रेस बहुत होता है, अगर मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, मुझे भी स्ट्रेस है, क्या मुझे भी जाना चाहिए, या सिर्फ स्पेसिफिक अगर आपको कोई बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, आप अपने पास से नहीं निकल पा रहे, या बहुत से प्रॉब्लम्स, आपको कारोबार में बहुत बड़ा लॉस हो चुका है और आप हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं, या इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके आपको जाना चाहिए अपने ट्रेनर के पास? बहुत सारे फायदे जो नफ्सियाती और जिस्मानी सेहत के हवाले से, वो मैंने आपको पहले बता दिए। यहाँ जो आपके सवाल का मखसूस हिस्सा जो बाकी गया था, मैं उसे एड्रेस करना चाहूंगा। आप इसे ट्रीटमेंट की बजाय, थेरेपी की बजाय सेल्फ डेवलपमेंट का एक प्रोसेस समझें। अगर आप इस बात को समझ जाएं कि आपके अंदर जज्बात कैसे जन्म लेते हैं, मोहब्बत क्यों पैदा होती है, नफरत क्यों पैदा होती है, रिश्तों में दरार क्यों पैदा होती है, आप किसी खास आदत का, फियर का, फोबिया का शिकार क्यों हो जाते हैं, अगर आपको उसके सारे प्रोसेस का पता लग जाए तो उन चीजों को हैंडल करना, मैनेज करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। आपने कहा मैं वर्क स्ट्रेस का शिकार हूं, या कोई और आदमी ऐसा है, उसे क्या करना चाहिए? अब आप खुद सोचिए कि अगर वर्क स्ट्रेस के साथ आप इतना काम कर रही हैं और अगर ये वर्क स्ट्रेस ना हो तो आपके काम की रफ्तार, काम की क्वांटिटी, काम की क्वालिटी कितनी बेहतर हो जाएगी और आप कितनी पुरसकून जी सकेंगी। अब जब वर्क स्ट्रेस है तो उसका नतीजा बाज़ औक़ात घर में नेगेटिव निकल रहा होता है, घर की स्ट्रेस है तो वर्क में उसका नतीजा नेगेटिव निकल रहा होता है, कोई ना कोई एक साइड आपकी सफर कर रही होती है। ये चीजें जिसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग या सेल्फ डेवलपमेंट की चीजें कहते हैं, ये चीजें आपको माइंड के ऊपर, अपने जहन के ऊपर कंट्रोल देती हैं। उस कंट्रोल के बाद आपके इमोशंस अगर आपके ताबे हो जाएं तो आपको और क्या चाहिए कि आप चाहें तो नाराज हो, चाहें तो नाराज ना हो, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकें।
तो मुझे बताएं कि इससे बेहतर ब्लेसिंग आपके लिए आज के दौर में और क्या हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या हमें डेली अपनी रूटीन वर्क के बाद जब आप अपने बेड पे लेटते हैं सोने के लिए, क्या हमें सेल्फ टॉक करनी चाहिए? हमें पूरे दिन के बारे में सोचना चाहिए कि आया मुझसे आज क्या क्या चीजें हुई, क्या मेरे लिए फायदेमंद थी और क्या मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्या अगर आप सेल्फ टॉक करते हैं तो इससे आपकी ये जो प्रॉब्लम्स बाद में एंजाइटी, डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या बन के आपके ऊपर आती है और फिर वो इस तरह से आती है कि आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो इससे आपको भी फायदा हो सकता है? जी, सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे मुख्तलिफ सूफीज़म के सिलसिले हैं वो भी आपको सेल्फ टॉक की तरगीब देते हैं, मुराकबा सिखाते हैं, सेल्फ टॉक की बात करते हैं। और सेल्फ टॉक से मिलता जुलता हमारे भी एक टर्म है जिसे हम सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं जी। कि एक तो हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म वो है जो मैं सिखाता हूं, जिसे थेरेपिस्ट इस्तेमाल करते हैं। एक है सेल्फ हिप्नोसिस जिसके जरिए आप दूसरों को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते मगर खुद को कर सकते हैं। अच्छा, खुद को कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस, आप खुद एक लेटते हुए जैसा कि आपने कहा उस खास मेंटल स्टेट में जाते हैं, मेंटल स्टेट में जाके पूरे दिन में जो आपने गलतियां की, जो अच्छे काम किए उन्हें रिव्यू करते हैं और उसके बाद जो गलतियां की उन्हें आइंदा से ना करने का वादा उस खास ज़हनी कैफियत में करते हैं जब आपका जहन उसे कबूल भी करे। जी ठीक है। मिसाल के तौर पे कई लोग रात को कहते हैं सोते हुए कि मैं आइंदा से सिगरेट नहीं पीऊंगा और सुबह फिर सिगरेट मुंह में होता है। हाँ, सोते हुए कहते हैं सुबह से फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ूंगा, फिर बिस्तर में होते हैं। वो वादा उस स्टेट में नहीं कर रहे होते, उस खास कैफियत में नहीं कर रहे होते जिसका असर ज्यादा होता है। तो अगर उन्हें पता लग जाए कि इस खास कैफियत में जाके जब मैं खुद से ये वाला वादा करूंगा तो इसके असर पजीर होने के, पूरा होने के, मुकम्मल होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएगा। मतलब इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना चाहिए ताकि आप बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसका जंगी इस्तेमाल भी मुमकिन है? जंगी इस्तेमाल ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि हो रहा है। अच्छा, हो रहा है कि मासिस के जरिए, मासिस को हिप्नोसिस के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। टीवी ले लें, न्यूज चैनल्स ले लें, क्या किया जा रहा है, आपको खास तरह की खबरें पिक्चर्स की शक्ल में खास तरीके से, खास सीक्वेंस से दिखाई जाती हैं। आपके ज़हन पे दुश्मन की ताकत का गलबा बिठाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपका दुश्मन नाकाबिले तस्खीर है। अब जब आपका दुश्मन आपसे लड़ने से पहले ही नजरियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर हार मान ले तो आपसे लड़ने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि पावर परसीव्ड इज पावर अचीव्ड। तो हिप्नोसिस के जरिए दुश्मन के जहन पर अपनी ताकत का हवा बिठाया जाता है ताकि वो आपके ऊपर हमलावर होने की जरूरत ना करे। और आज के दौर में बतौर हिप्नोटिस्ट मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझता हूं कि जिसे हम 5th जनरेशन वारफेयर कहते हैं कि हिप्नोसिस के असूलों पर लड़ी जा रही है और इसके जरिए पूरी की पूरी मासेस को अपना मुती बनाया जा रहा है। और इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता कि किस तरह से उनके दिमागों में क्या सी चीजें। मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह हिप्नोटिज्म का कोर्स करते हैं ना, कुछ लोगों को डी हिप्नोटाइज होने का कोर्स करना चाहिए ताकि वो मगरिब के वो हिप्नोटिज्म के शहर से बाहर निकल सकें। अच्छा, और लॉजिकल ग्राउंड पर सोच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इसका एक बाकायदा कोर्स है? जैसे आपने खुद भी जिक्र किया है कि कोर्स हम करते हैं, तो डॉक्टर साहब किस तरह से कोर्स किया? कोई एक डिग्री है आप लोगों के पास? जी, इसके मतलब वर्कशॉप्स होती हैं दुनिया में जहां पे हिप्नोसिस करवाई जाती है इंस्टीट्यूशनल अंदाज में, इंस्टीट्यूशंस के जरिए, वहां पर इसकी सर्टिफिकेशन वगैरह भी होती है। अच्छा। हम लोग भी यहाँ पे इसके वर्कशॉप्स करवाते हैं। अगरचे पाकिस्तान में अभी इस चीज को वैसा ही समझा जाता है जैसा आपने शुरू में कहा कि पता नहीं शायद कोई जादू है या कोई ऐसा इल्म है जो नहीं करना चाहिए। बेसिकली दिस इज अ साइंस। तो हम इसकी वर्कशॉप्स करवाते हैं, वो 3 डेज से लेकर 6 मंथ तक की होती हैं। अच्छा, उस वर्कशॉप में किस तरह के लोग होते हैं? क्या बच्चे, बड़े, तमाम लोग, फैमिलीज? तकरीबन ज्यादातर अक्सरियत जो कह लें कि 40 to 50% साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे पास। अच्छा, ठीक है। जो इस फील्ड को पहले से जान रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ लोग टीचर्स होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घरेलू मसाइल का, परेशानियों का शिकार होते हैं और वो इन परेशानियों को हिप्नोसिस के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। अभी तक बच्चे या यंगस्टर इसमें नहीं इन्होवे, लेकिन ये लोग आए हैं जिनका मैंने जिक्र किया। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे प्रॉब्लम्स अभी तक आपने फेस किए हैं और जब आपके पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके और आप उनको ट्रीट कर रहे होते हैं बातों के थ्रू, अपने एक स्पेसिफिक जो आपका एक है उसके थ्रू, तो डॉक्टर साहब कौन से ज्यादा मसाइल हमारी सोसाइटी में जिनको लेके लोग परेशान हैं? अच्छा, उसमें एक तो मैं क्लियर करूं क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद फिर मुझे काज आने लग जाती है हमारा इलाज करने। मैं हिप्नोसिस का ट्रेनर हूं, मैं हिप्नोटाइज करना, हिप्नोथेरेपी करना सिखाता हूं, मैं इसकी थेरेपी नहीं करता। अच्छा, तो नहीं करते आप? मैं मतलब ट्रीटमेंट के दौरान सिखाता भी हूं कि बहुत स्पेशल केस हो तो कर भी देता हूं, लेकिन मोस्टली थेरेपिस्ट अलहदा होते हैं, उनका मिजाज अलहदा होता है। मैं स्टेज का आदमी हूं, माइक का आदमी हूं, मैं सिखाना पसंद करता हूं। अच्छा, ठीक है, आप सिखाते हैं। शहरों में जाना होता है, मैं फॉलो अप सेशन भी नहीं दे पाता। हाँ, ये वजूहात है। लेकिन जब लोगों को मिलता हूं, देखता हूं, तो उनके जो मसाइल हैं जिनका आपने खुद ही जिक्र किया कि एक तो वर्क स्ट्रेस, हाँ, इसने लोगों को बेहाल किया हुआ है। और वर्क स्ट्रेस सिर्फ वर्क लोड नहीं है,
आप इस वक्त जिस तरह लाइट्स के अंदर बैठी हुई है ना, ये लाइट्स भी आपके लिए मेंटल स्ट्रेस का बायस बनती हैं। बिल्कुल। अगर आप सड़क पर गाड़ी लेकर निकलते हैं तो जो ट्रैफिक है, बेहंगम ट्रैफिक है, हाँ जी, बिला वजह के हारन है, ये भी आपके स्ट्रेस का बायस बनते हैं। और ये स्ट्रेस आप घर में निकाल रहे होते हैं, तो घर के झगड़े जन्म लेते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजों का ताल्लुक आपके माइंड के साथ है। तो हिप्नोसिस आपको माइंड को कंट्रोल करना सिखाता है। अगर आपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, देखिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप मोबाइल फोन लेते हैं, आप टेलीविजन लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं नया, तो साथ एक बुकलेट मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है हाउ टू यूज इट। आप उसे देख के बड़ी आसानी से इसे ऑपरेट करना सीख लेते हैं। जब मैं और आप हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ ऐसा कि मैनुअल नहीं उतरता कि हाउ टू यूज योर ब्रेन। हाँ जी, कुरान मजीद मौजूद है कि हाउ टू लिव योर लाइफ। हाँ जी, लेकिन दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना ये मैनुअल नहीं है, ये हमें थोड़ा थोड़ा करके सीखना पड़ता है। ठीक है, ज्यादा सीख लेता है कोई कम। तो अगर आप इस टेक्निक के जरिए, इस कोर्स के जरिए, इस इल्म के जरिए ये सीख लें कि दिमाग को काबू कैसे किया जा सकता है, दिमाग का वर्किंग प्रोसेस सीखा कैसे जा सकता है, तो यकीनी तौर पर लाइफ आसान हो जाएगी। तो हिप्नोसिस बेसिकली आपको अपने जहन को अपने कंट्रोल में लाने का इल्म देता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ थोड़ा वक्त लग जाएगा इस ट्रेनिंग को समझने के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग, जब आपको जहनी कोई बीमारी हो जाती है या जहनी तौर पे आप बीमार हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपके बैक ऑफ द माइंड बहुत सी चीजें चल रही है, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे, उसके बावजूद हम जब किसी माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं तो हमारे करीबी लोग ही हमें पागल कहना शुरू कर देते हैं। ये बताने लगा था कि उसे पागल, हालांकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको माजूर नहीं कहते। हाँ। आप साइकोलॉजिस्ट के, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इधर दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। बिल्कुल। तो जब आपके पास आएंगे या जो इनके थेरेपिस्ट है, जो इनको ट्रेन कर रहे होते हैं या इनके थेरेपी कर रहे होते हैं, तो लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से अवेयरनेस दी जाएगी, किस तरह से लोगों को एंगेज किया जाएगा? एक तो है कि अवेयरनेस जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता ही आती है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर पैदा होने लग गया है, वो जागने लग गए हैं, उन्हें इस बात का इल्म होने लगा कि ये मेरी जिंदगी है, इसे कामयाब बनाना मेरी जिंदगी है। अगर मैं लोगों के बारे में सोचूंगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो फिर मैं सारी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकता। लोगों को इसका एहसास होने लग गया है। हमें जो बेशुमार लोग अप्रोच करते हैं वो इस बात का सबूत है कि हमारी सोसाइटी अब जाग रही है और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रही है। डॉक्टर साहब, क्या रीजन देखते हैं अगर ओवरऑल हम बात करें अपनी सोसाइटी, क्योंकि माशाल्लाह से आप एक ट्रेनर भी है, वर्कशॉप्स भी करवा रहे हैं, आप बच्चों को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनकी स्ट्रेस एंजाइटी को वर्कशॉप्स के जरिए भी, क्योंकि अक्सर मैं आपके वीडियोस भी देख रही होती है। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि हमारे मुआशरे में ये जो बीमारियां, जो कभी बीमारियां नहीं समझी जाती थी, क्या वजह, क्यों जन्म ले लिया, क्यों हम इतने नाशुक्रे हो गए हैं कि हर चीज में ही हमें स्ट्रेस मिलना शुरू हो गया है, अपने करियर, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, अपने पैसों की लाइफ, फाइनेंसिंग, हर चीज को लेकर अगर बात की जाए, फाइनेंस हो, आपका कुछ भी हो, तो क्या रीजन है क्यों आज की जनरेशन जो है वो ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी में है? उसकी वजह यह है कि हमने ना गैर फितरी मुकाबले का रुझान पैदा कर दिया है। ठीक है। अब गैर फितरी मुकाबला यह है कि देखिए, अगर कोई आदमी खड़ा होकर कहता है कि मैं आरिफ सिद्दीकी बनना चाहता हूं, हाँ जी, तो मैं उसे देख के पहले तो मुस्कुराता हूं, फिर मैं कहता हूं ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा। अब वो समझते हैं कि शायद ये मुझे डिग्रेड कर रहे हैं, ये दबाना चाहते हैं। कहते हैं सर क्यों? तो मैं कहता हूं आपका नाम क्या है? वो कहते हैं एग्जाम्पल है मेरा नाम ताहिर है। हाँ, तो मैंने कहा मैं ताहिर नहीं बन सकता, मेरे जो हालात हैं, मेरा जो बैकग्राउंड था, मेरी जो फैमिली है, जिस तरह की मुश्किलात, वो मैंने वो सारी अवेल करके यहां तक पहुंचा हूं। तो आप वो नहीं बन सकते, मैं आप नहीं बन सकता। आप ताहिर को अच्छा ताहिर बनाओ, आप ताहिर को ऐसा ताहिर बनाओ कि वैसा कोई और बंदा ना हो। जी, मेरा आपसे कंपैरिजन नहीं है, आपका मेरे से कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल। अगर हम घर से सबसे पहले गैर फितरी मुकाबला शुरू करते हैं, जिसमें अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुम्हारा दूसरे बच्चों के साथ मुकाबला है। हम उसे टीम मेंबर बनना नहीं सिखाते, हम उसे टीम प्लेयर बनना नहीं सिखाते, हम उसे टीम लीडर बनना नहीं सिखाते। हम बताते हैं, हमारे मुहावरे ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर ओवर माई डेड बॉडी मुहावरा है, बाय हुक और बाय क्रुक। हाँ, ये हम मुहावरे ये सिखा रहे हैं, बोलते हैं हम लोग। हाँ। फिर उर्दू का ले ले, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब ये भी मुहावरा की जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मुहावरे हैं ना ये सारे। अच्छा, कहानियां भी ऐसी हैं। अब ये मुहावरे, ये कहानियां एक खास तरह के माइंडसेट को जन्म देती हैं। वो माइंडसेट जो आप इस वक्त सोसाइटी में आसपास देख रहे हैं, हमने मुतमईन रहने की बजाय हर वक्त डिप्रेस रहना सीखा, क्योंकि वालिदैन ने बताया, असातिज़ा ने बताया कि बैठे आराम क्या कर रहे हो, इस वक्त को ये काम करो, उससे मुकाबला करो, उससे आगे जाओ। मुझे अपने आप को बेहतर बनाने का नहीं बताया जा रहा, दूसरों को कुचलने का बताया जा रहा है। और ये इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। और ये हमारे घरों में से शुरू हो जाता है ना, जब हम अपने घरों में देख रहे हैं, शुरू होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक आपने कहा। वो कहते हैं, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा फनी ऐड करना चाहूंगा। मेरे दोस्त ने बताया, माएँ अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहती हैं कि देखो तुम्हारे मामू के बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारी खाला के बेटे ने ये कर दिया, तुमने आगे से क्या किया। तो
उनके घर में भी यही चलता था कि माँ मिसाल देती थी कि तुम्हारे मामू के बेटे ने ये किया, तुम्हारी खाला के बेटे ने ये किया, रोजाना की बात थी। तो एक दिन बच्चे ने तंग आके कहा कि ऐसा करें, हमें मामू के घर छोड़ाएं, मामू के बच्चे यहाँ ले आए। हाँ, अगर आपको इतने पसंद है उनके बच्चे और वो इतने कामयाब भी है तो बच्चा तंग आ जाता है ना मुसलसल। हाँ। ये गैर फितरी मुकाबला हमें बंद कर देना चाहिए। बच्चे को समझें, बच्चे के अंदर जो यूनिक क्वालिटीज हैं उन्हें पॉलिश करें। आपका बच्चा पीयरलेस है, यूनिक है, मैचलेस है, आप समझें तो सही। हाँ, मतलब हम कंपैरिजन में चले जाते हैं, हम अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हमारा बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो हम उनको उस तरह से अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते कि यार बेस्ट, आपने बेस्ट किया और ये मेरा बच्चा ही कर और बेहतर किया जा सकता था। हाँ। अप्रिशिएट करने की बजाय उसे और दबाते हैं कि शायद और बेहतर कर हाँ, डॉक्टर साहब, और जैसे अगर सेकंड पोजीशन आ जाए तो सबसे पहले कहते पहली क्यों नहीं आई थी, क्या वजह थी भाई? अगर सेकंड आ गई है तो ये बहुत अच्छी चीज है आज के दौर में। और डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारी डिस्कशन साथ साथ ट्रेनिंग भी चल रही है, डॉक्टर साहब क्या कोई नॉर्मल शख्स या कोई भी पढ़ा लिखा शख्स हिप्नोटाइज करने का ये जो तरीकाकार है, ये हिप्नोटाइज करने का ये तरीकाकार है, ये सीख सकते हैं या इल्म या एजुकेशन ये सीख सकते हैं? आम उलूम है कि वैसा ही इल्म है। आमतौर पे लोग समझते हैं वो आंखों के आगे पेंडुलम लहराया जाएगा, पहले आंखों में आंखें डाल के घूरा जाएगा, फिर बंदे को अपनी कुव्वत इरादी से काबू पाया जाएगा, वो पड़ेगी, सूरज को देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन सजेशंस ऑन वर्ड्स। आपने अपने अल्फाज को एक खास टोन में, एक खास बॉडी लैंग्वेज के साथ, एक खास उतार चढ़ाव के साथ अदा करना होता है। वो आदमी अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है और ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ इसकी बेसिक फिलॉसफी को समझें। बेसिक फिलॉसफी को समझने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी आम जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और आप अपने बच्चों पे, अपने घर वालों पे भी कर सकते हैं, बिजनेस में, जॉब में आप इन चीजों को इस्तेमाल करें। अच्छा, मतलब बिजनेस जॉब में भी कर सकते हैं इसको? डेफिनेटली। देखिए, आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, आप गधों के साथ तो काम नहीं ना कर रहे। हाँ, कोई आपका बॉस है, किसी के आप बॉस है, कोई आपके कुलीग्स हैं, कोई आपके छोटे वर्कर्स हैं आपके साथ, आपने उनसे कैसे काम लेना है। अगर आप उनकी साइकी को समझ लें कि ये आदमी किस तरह से चलता है। देखिए, आपको मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं स्टिक एंड कैरेट थ्योरी, हाँ जी। आपको साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं पेन एंड प्लेजर थ्योरी। थ्योरी तो पढ़ा दी, ये पता कैसे चलेगा कि ये इस आदमी की ड्राइविंग फोर्स पेन है और इसकी प्लेजर है? हाँ ये पता चलाने के लिए आपको प्रोसेस सीखना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसा है। थ्योरी से प्रैक्टिकल में आ जाएं अब। हाँ जी, ठीक है, प्रैक्टिकल में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखिएगा पाकिस्तान।